तो लिसन अगेन, तो यहाँ पर जब ओके दिस इज द क्वेश्चन, if prism angle A is greater than 2IC where IC is the critical angle, then prove that incident ray will not come out from the other surface of the prism, है ना, इस सरफेस से नहीं निकलेगी बाहर। यहाँ से हम मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, एंगल 90 तक जा सकते हैं ना। तो जब ये एंगल 90 होता है, ये R1 IC के बराबर होता है ना। जब रेयर मीडियम में एंगल 90 होता है तो डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। तो R1 IC के बराबर हो गया। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, R1 plus R2 is equal to A, तो R1 is IC, तो R2 will be A minus IC, ठीक है। और अभी यहाँ से रे बाहर नहीं आएगी, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, R2 should be greater than IC, ठीक है। तो R2 की वैल्यू ये पुट कर दी हमने, ठीक है। तो A माइनस IC ये वैल्यू इधर पुट कर दी, IC को इधर शिफ्ट कर दिया, 2IC हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2IC हुआ, तो यहाँ पे TIR हो जाएगा, बिकॉज हमने ये कंडीशन लिखी ना, फॉर TIR R2 शुड बी ग्रेटर देन IC। R2 की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दी, IC को इधर शिफ्ट कर दिया, तो A ग्रेटर देन 2IC, यहाँ पे TIR हो जाएगा, रे विल नॉट कम आउट, है ना। सपोज फॉर एग्जांपल ये ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 है, अगर प्रिज्म एंगल को हमने ग्रेटर देन 84 रखा, तो यहाँ से रे बाहर नहीं निकलेगी, मतलब इधर से बाहर नहीं निकलेगी, इधर से आके बेस से निकल जाएगी वो, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट दिया था मैंने होमवर्क में, कि अगर ये प्रिज्म एंगल 60 हो जाए तब यहाँ पे कितना डिविएशन होगा। तो सिमिलर टू दिस क्वेश्चन ही है ये, यहाँ पर 90 रे 90 डिग्री पे इंसिडेंट की गई, ये दिया हुआ है। लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन ऑफ द फेसेस ऑफ द प्रिज्म ऑफ एपेक्स एंगल 30 डिग्री, प्रिज्म एंगल को एपेक्स एंगल भी बोलते हैं, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ द रेज इन डिग्रीज एट सेकंड सरफेस। फर्स्ट पे तो डिविएट होगी नहीं, तब ये 60 है, जब ये 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 आएगा, बिकॉज ये 90 ये 30 ये नॉर्मल है, तो ये 60 आ जाएगा। 60 आ गया, क्रिटिकल एंगल इस मीडियम का रिफ्रैक्टिवनेस √2 है, तो क्रिटिकल एंगल 45 ही है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन IC, TIR विल टेक प्लेस, तो TIR हो जाएगा। तो ये 60 है, तो रिफ्लेक्शन में ये भी 60 रहेगा, I इक्वल टू R, तो ये 180 है टोटल, तो 180 माइनस 120 विल बी 60, डिविएशन विल बी 60 डिग्री। या रिफ्लेक्शन में हमने ये फार्मूला पढ़ा था डिविएशन का, डिविएशन इज 180 माइनस 2 इंटू इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल ये थीटा जो है 60 डिग्री आ रहा है, तो उस फार्मूले से भी आ रहा है, यहाँ पर सिंपल ज्योमेट्री से भी डिविएशन 60 डिग्री आ रहा है, तो इट विल बी डिविएटिंग एट 60 डिग्री बिकॉज ऑफ TIR फिनोमिना। और ये वाला क्वेश्चन देखो दिया था कि रे ऑफ लाइट अंडरगोज डिविएशन 30 डिग्री, डिविएशन 30 दिया है व्हेन इंसिडेंट ऑन द इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिवनेस √2, ये √2 दिया, ये 60 डिग्री दिया। थोड़ा सा फिर से बनाते हैं, इक्विलेटर इट शुड लुक लाइक इक्विलेटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, सारी वैल्यूज दी थी, तो डिवीजन मिनिमम डिवीजन एंगल निकाल दिया, एन भी दिया था, ए भी दिया था, जिससे हमने डिवीजन निकाला, मिनिमम डिवीजन निकाला, वो भी 30 आ गया। तो इसका मतलब इन्होंने जो डिवीजन दिया है दैट इज द केस ऑफ मिनिमम डिवीजन। मिनिमम डिवीजन में रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू बेस, बेस के साथ पैरेलल हो जाएगी, तो एंगल 0 हो जाएगा बेस के साथ, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट था, इन्होंने डिवीजन दे दिया और पूछा ये बेस के साथ कितने एंगल बन रहे हैं, बाकी वैल्यूज भी पूरी दे दी है, तो मिनिमम डिवीजन भी 30 आ रहा है. इट इज द केस ऑफ मिनिमम डिवीजन, देयरफॉर रे इनसाइड द प्रिज्म विल बी पैरेलल टू बेस. ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है. यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस कि कैसे निकालें, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एंगल विद द बेस. काफी कैलकुलेशन करने पड़ेंगे. बट इफ यू गेट द क्लू कि नहीं मिनिमम डिविएशन वाली सिचुएशन तो नहीं है, देन इट कैन बी डन इजीली. ठीक है. सर इसके Okay. पहले वाला क्वेश्चन दिखाइए ना. एक मिनट, इसको थोड़ा हम All right. यस सर. डिवीजन इन थिन प्रिज्म को मैंने दूसरे फार्मूले से डिराइव किया. देखो, पहले मैंने दूसरे फार्मूले सीखा था, वो थोड़ा डिफिकल्ट था. ये इजी मेथड देखो. फॉर स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, डिविएशन एंड मिनिमम डिविएशंस आर वेरी स्मॉल एंड बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो प्रिज्म फार्मूले में हमने ये और ये प्रिज्म एंगल भी लेस देन 10 डिग्री है, भी नहीं लिखा है. डिविएशन भी कम आता है, तो साइन हट जाएंगे दोनों तरफ से. अगर ये एंगल छोटे होते हैं तो साइन हट जाते हैं. तो 2 भी कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये आ गया n-1 है. तो डिविएशन ज्यादा भी हो सकता है. एक्चुअली क्या होता है थिन प्रिज्म में, तो या ये दोनों के बीच में एंगल बहुत कम है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो डिविएशन बहुत कम होता है. तो उसका डायग्राम भी थोड़ा अलग आता है थिन प्रिज्म में. इवन इफ यू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिविएशन मिनिमम डिविएशन रिमेन्स वेरी स्मॉल इफ ए इज स्मॉल, है ना. तो इसलिए साइन हटा के क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये फार्मूला आ गया. ये उस दिन हमने दूसरी मेथड से सीखा था, अभी मैंने इसी प्रिज्म फार्मूले से ही करा दिया तुमको. ठीक है. एक ये क्वेश्चन है, देखो, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. A thin prism P1 with angle 4 degree and made from the glass of refractive index 1.54 is combined with another thin prism P2 made from the glass of refractive index 1.72 to produce dispersion without deviation. The angle of prism P2, तो यहाँ पे without deviation means net deviation will be 0. Del 1 plus del 2 should be 0. थिन प्रिज्म है ये. थिन प्रिज्म का फार्मूला क्या है, डिविएशन का फार्मूला क्या होता है, n-1 इंटू ए. तो दो प्रिज्म है, एक का 1 लिखेंगे, एक का 2 लिखेंगे. इफ वी पुट इट वैल्यूज and solve it, a2 is coming -3. Minus means inverted prism. Inverted prism. Second prism inverted होगा. एक को ऐसे रखेंगे, दूसरे को ऐसे रखेंगे, तो ये ऐसे चली जाएगी. ये दोनों पैरेलल होंगी. They will be parallel to each other. Division is 0. All right. So this is the question. Can be asked in the board's examination also, and NEET also. JEE also. In fact, this was asked in NEET question. NEET का question simple है, but formula याद रखने तुम्हें ये सब.
डिस्पर्शन तो होगा, डिस्पर्शन में अगर तुमने सपोज व्हाइट लाइट यूज की तो फिर मीन कलर का डिवीजन लेना पड़ेगा। व्हाइट लाइट में ये जो यहाँ पर डिस्पर्शन हो सकता है, थोड़ा कलर्स मिल सकते हैं, फिर वो उसकी मीन ले लेनी पड़ेगी, है ना। मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की तो फिर पैरेलल मिलेगी, पूरी एग्जैक्टली पैरेलल मिल जाएगी। फिर डिस्पर्शन नहीं, वो डिस्पर्शन इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। अगर सिंगल कलर ही है तो उसका डिस्पर्शन होगा नहीं। देखो एक क्वेश्चन ये एनसीईआरटी बुक में कभी कभी ऐसा आता है कि डे डे इज लॉन्गर बाय 4 मिनट्स। अपना जो इनफैक्ट डे मीन्स वी कैन सी द सनराइज 2 मिनट्स अर्ली। अगर सन यहाँ पर होता है ना, एक्चुअल पोजिशन में यहाँ पर दिखता है, क्यों ऐसा? बिकॉज रेज जब आती है ना एयर में तो दे आर कमिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, बेंड हो जाती है वो रिफ्रैक्शन से, दे कम लाइक दिस, वी फील दैट सन इज हियर, तो वी कैन सी 2 मिनट्स अर्ली, 2 मिनट्स अर्ली, 2 minutes before the sunrise, 2 minutes before actual sunrise। होराइजन के नीचे से ही हमें दिखना शुरू हो जाता है, हमें ऐसा लगता है यहाँ पर है। एंड अप टू 2 minutes आफ्टर सनसेट, तो डेली वी सी 4 मिनट्स एक्स्ट्रा, सन को हम 4 मिनट एक्स्ट्रा देख पाते हैं। 2 मिनट पहले से ही दिखना शुरू हो जाता है और सनसेट के बाद 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फिनोमिना, because of refraction phenomena। So why it is seen, so you have to write refraction। What is happening? Rays are coming in from rarer to denser medium, they are bending because of refraction effect, and it appears that ऐसे रे आके ऐसे bend हो जाती है, it appears that rays are coming from here। All right, rainbows, sometimes we see the rainbows। What are the conditions to see the rainbows? Rainbow जो है, there are 2 types, primary and secondary rainbows, है ना। प्राइमरी में क्या होता है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है एयर में, when there is the water droplets in air and there is sunrise, sun rays are there in the atmosphere, that time rainbows are seen। ठीक है, तो जो सनलाइट आती है उसमें डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट डिवीजन होता है ना। रेड ऐसे आ रही है, and with respect to incident light, one is coming out at 40, other is coming out at 42 degree, it is different colors, because refractive index is inversely proportional to lambda, so therefore different colors are deviating differently and coming out at different angles। अगर ये 40, ये जो है कौन सी वाली, देखो ये एक ड्रॉप है, ड्रॉप नंबर 1, इसमें से ये सनलाइट आएगी तो violet will be going this side at 40 degree and red will be coming, ये जो एंगल इधर से 42 है, देखो पैरेलल है ये रेस, तो यहाँ से भी 42 डिग्री एंगल बनेगा। देखो ये रेज, ये अगर 42 पे आ रही है रेड लाइट तो ग्राउंड से भी 42 दिखेगी, बिकॉज वी आर टेकिंग दिस लाइन ऑब्जर्वर, तो ये 42 दिखेगी हमें 42 डिग्री पे। इफ यू सी red light will be coming at 42 degree and violet is coming at 40 degree, but that is coming from the drop which is lower than that। same drop से तो ये इधर चली जाएगी, observer is here, ऑब्जर्वर के पास जो 42 डिग्री एंगल की आएगी नीचे वाली ड्रॉप से, रेड वाली थोड़ी पहले आ जाएगी। ऑब्जर्वर कैनॉट सी दिस, फर्स्ट ड्रॉप से जो है 42 पर जो रेड आएगी
एंड सेकेंड ड्रॉप से 40 पर वायलेट आएगी। तो ये सीधे स्पेक्ट्रम ही है, ऊपर रेड दिखता है उसको, डू वी हैव कलर? नहीं, यहाँ पर अगर तुम उसमें देखो रेनबो में ऐसे दिखेगा, रेड ऊपर दिखेगा, रेड ऊपर दिखेगा, वायलेट सबसे नीचे होगा, ठीक है, लाइक दिस। बीच में ब्लू वगैरह, ग्रीन, येलो एंड सो ऑन, लाइक दिस, ठीक है। कलर रेड इज सीन एट द टॉप, रेड का हाईएस्ट कलर होता है 42, वायलेट का 40 डिग्री, बाकी सारे कलर्स इसमें, यहाँ पर जो रेन ड्रॉप्स होंगी they will take care and send the different colors, ठीक है। Like this it is formed. So let me just give you the points from NCERT book. Rainbows are the examples of dispersion of sunlight by the water drops in atmosphere. It is due to the combined effect of dispersion, refraction. यहाँ पे refraction हो रहा है और colors break हो रहे हैं, dispersion हो रहा है, यहाँ पे reflection भी हो रहा है। Reflection will be TIR की वजह से होगा यहाँ पर, ठीक है। तो there should be sunlight and water droplets in the atmosphere and back of the observer should be towards sun. Observer की back जो है, back of the observer should be towards sun. हमारी sun को पीठ दिखनी चाहिए, पीठ को sun दिखना चाहिए ना, ऐसा ये कंडीशन है, दूसरी तरफ दिखना चाहिए ना, रेनबो विल बी ऑन अदर साइड। सन की तरफ कभी दिख ही नहीं सकता है ना, सन की अपोजिट साइड में दिखेगा, दैट इज द कंडीशन, बैक शुड बी टुवर्ड द सन। तो लार्जर वेवलेंथ रेड बेंड्स लीस्ट एंड वायलेट मोस्ट, है ना, वो प्रिज्म में हमने पढ़ा था। फ्रॉम द इनर सरफेस रेज गेट्स इंटरनली रिफ्लेक्टेड बिकॉज आई ग्रेटर देन आई सी, रिफ्लेक्टेड लाइट इज रिफ्लेक्टेड अगेन, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है इधर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे TIR हो गया, फिर से रिफ्लेक्शन हो रहा है। वायलेट लाइट इमर्जेस एट एंगल ऑफ 40 डिग्री, वायलेट का लेसर एंगल पे निकल रहा है और रेड का 42 डिग्री है, रिलेटेड टू द इनकमिंग सनलाइट। अदर कलर्स विल बी इन बिटवीन, रेड लाइट फ्रॉम द ड्रॉप 1 एंड वायलेट फ्रॉम द ड्रॉप 2 रीच टू द ऑब्जर्वर। प्राइमरी रेनबोज is the result of 3-step process। 3 स्टेप कौन कौन से हो रहे हैं? रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर से रिफ्लेक्शन, 3 स्टेप, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, 3 स्टेप प्रोसेस। और रेड इज एट टॉप, ये 42 डिग्री एंगल पे, जितनी भी ड्रॉप 42 डिग्री एंगल पे रहेंगी एटमॉस्फेयर में, कोनिकल शेप में, इट विल मेक द कोनिकल शेप, है ना, आर्क बन जाएगा। 42 वाली ड्रॉपलेट जो है रेड कलर भेजेंगे, 40 वाली वॉयलेट भेजेंगे, बाकी वाली कलर्स बीच में भेजेंगे, बीच में जो ड्रॉप होंगे अदर कलर्स विल सेंड बिकॉज दे आर डिविडेड एट डिफरेंट एंगल। ऑब्जर्वर के पास कौन से कलर आएंगे? एक ड्रॉप का रेड आएगा, सबसे नीचे वाली ड्रॉप का वॉयलेट आएगा, बीच में दूसरे कलर्स आएंगे। दैट्स हाउ प्राइमरी रेनबोज आर मेड। एंड सेकेंडरी रेनबोज में देयर आर 4 स्टेप्स, रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन। इसमें रिवर्स हो जाती है सीक्वेंस, वायलेट इज एट टॉप एट 53, रेड इज एट बॉटम एट 50 डिग्री, ठीक है। तो इन दिस देयर आर 2 इंटरनल रिफ्लेक्शंस इनसाइड द ड्रॉप, 2 बार हो रहा है। इट इज ड्यू टू द 4 स्टेप प्रोसेस आई टोल्ड यू। एंड सेकेंडरी रेनबोज आर फेंटर, इसमें यहाँ से ये फेंट होते, थोड़ा सा फेंट दिखते हैं हमें। ऑर्डर ऑफ कलर्स आर रिवर्स्ड, violet is at top, and why they are fainter? Because some colors may further reflect out। यहाँ से कलर कुछ निकलते हैं यहाँ से, सेकेंड, एक मिनट, दो कुछ कलर्स बाहर निकलेंगे ना, एक मिनट कहाँ गया, देखो TIR में some of the colors are TIR, some of the colors are internally reflected, some colors will go out, कहाँ गया,
where it is just some colors will go out, थोड़े कलर यहाँ से भी बाहर निकलते, थोड़े यहाँ से भी, तो फेंट हो जाएंगे। इसमें एक बार ही निकलेंगे थोड़े से कलर्स, जिसका TIR से ज्यादा एंगल होगा वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें यहाँ से भी निकलेंगे, यहाँ से भी, तो फेंट होता है। तो यू मस्ट हैव नोटिस कभी कभी ऊपर जो प्राइमरी रेनबो बनते हैं जो ब्राइट दिखते हैं, उसके ऊपर एक और रेनबो दिखता है फेंट, विच इज एट हायर एंगल 50 एंड 53 पर। तो ऐसा लगता है इमेज है उसकी, वो इमेज नहीं होती है। और दैट इज द अदर रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, फेंट होते हैं वो, उनका एंगल भी देखो अलग है, उसके ऊपर ही दिखता है। सीक्वेंस रिवर्स हो जाती है, ऊपर वालेट नीचे रेड हो जाता है। तो कभी ध्यान से देखना, अभी 4 स्टेप प्रोसेस है उसमें। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखो, ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्यों दिखता है हमें, दैट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सनलाइट ट्रेवल्स थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, it get scattered, changes its direction by atmospheric particles. एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स अब्सॉर्ब करके वेरियस डायरेक्शन में उसको डायरेक्शन चेंज कर देते, फिर से रीइमिट करते। स्कैटरिंग इज द फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल एंड अगेन रेडिएटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में रेडिएट करते हो एयर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो रिले लॉ क्या है, द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट is inversely proportional to the fourth power of wavelength of light। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसका स्कैटरिंग कम होगा, जिसकी वेवलेंथ कम है वायलेट एंड ब्लू की, उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है, वो ज्यादा स्प्रेड हो जाती है एटमॉस्फेयर में। तो वायलेट एंड ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है, तो दे आर स्कैटर्ड मोस्ट अकॉर्डिंग टू रिलेज लॉ, है ना। तो therefore color is predominantly blue दिखता है हमें कलर, because of Rayleigh's laws of scattering of light।